आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, तो आज हमारा ये 23rd लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, और इस लेक्चर में हम देखेंगे लास्ट ईयर जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से टॉप 10 प्रॉब्लम जो मैंने सेलेक्ट किया है, जिससे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट जेईई एडवांस के कवर अप हो जाएंगे। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर वेटेज वाइज काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इसका जेईई एडवांस में। तो एवरी ईयर लगभग एक या दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से, मतलब जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर गॉस लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्ब्स लॉ, ये सब से रिलेटेड। आगे भी हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस और बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, उससे भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी के सीरीज़ में हम देखेंगे बेसिकली 10 ऐसे प्रॉब्लम्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का मैं टाइटल लिख देता हूँ। आज का हमारा टाइटल है पास्ट 15 years जेईई एडवांस क्वेश्चंस। ठीक है, 15 साल में जो भी जेईई एडवांस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम आज देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। टोटल हमें 10 क्वेश्चन देखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन से। तो मैंने क्वेश्चन एक सेलेक्ट किया है, 2015 एडवांस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ क्विकली। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, आप एक बार समझ लो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी लैम्डा लाइज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज रॉड बेसिकली है, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है, और आपको डायग्राम में भी दिया हुआ है। और वो कितने डिस्टेंस पे है, वो बेसिकली वो जेड की वैल्यू है √3/2 है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे। ऑलराइट, अब इसमें सेकेंड सेंटेंस है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस। सो उसने एक इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर सरफेस, आपको शेडेड रीजन दिख रहा होगा ABCD, एक रेक्टेंगुलर सरफेस जो कि XY प्लेन में रखा हुआ है। तो उससे बेसिकली आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है आई थिंक। सो फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है लैम्डा L/N एप्सिलॉन। तो बेसिकली ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, टाइप क्वेश्चन। तो इसके जो आंसर होंगे वो 0 से लेकर 9 तक में इंटीजर में होंगे। ठीक है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली जो सरफेस दिया हुआ है ABCD सरफेस, उससे आपको टोटल फ्लक्स बेसिकली कैलकुलेट करना है उस चार्ज डेंसिटी रॉड से। ये हमारा जो चार्ज रॉड गिवन है, तो ये हमारा चार्ज रॉड इनफाइनाइटली लॉन्ग है बेसिकली। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिकली एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। बेसिकली गॉस लॉ पे ये क्वेश्चन है, गॉसियन सरफेस आप बनाओ, और उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा बेसिकली वो दैट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक मैं गॉसियन सरफेस, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहीं मैं डायग्राम में बनाता हूँ। आप बनाओगे कुछ इस तरह से, एक गॉसियन सरफेस मैंने बनाया। ठीक है, तो इसको हम इधर से देखने की कोशिश करेंगे। हमारी जो आई होगी इधर से देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ से हमको सिर्फ एक तार दिखेगा। ठीक है, और उस तार पे एक सिलेंडर मेरे को ऐसे दिखेगा। तो मैं उसका एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम मैं बनाता हूँ। तो मैं एक स्फीयर बना लेता हूँ।
ठीक है। तो मैंने एक स्फीयर बना लिया, राइट। अब मेरे को क्या करना है, मैं अब देख रहा हूँ तो मेरे को एक लाइन ये ऐसे दिखेगी और एक सेंटर पे हमें चार्ज दिखेगा, ठीक है। ये हमारा सेंटर पे जो है ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इनफाइनाइटली लिंक, ठीक है। वो अंदर ऐसे जा रहा है, हम सामने से देख रहे हैं। और इसकी जो डिस्टेंस दी हुई है, ये डिस्टेंस जो है इसकी ये √3/2a है। और ये जो लेंथ मैंने जो सिलेंडर बनाया, तो बेसिकली जो BC लेंथ है या फिर जो AD लेंथ है उसको ये सिलेंडर कट कर रहा होगा, तो इसका ये साइड व्यू है। तो आपको ये जो लेंथ दिख रहा है ये BC दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और BC की कितनी लेंथ है, इसकी लेंथ A है, तो बेसिकली ये a/2 हो जाएगा और ये a/2 हो जाएगा। आप देख लो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो आप ये इसका एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो tan थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी a/2 डिवाइड बाई √3/2a। तो बेसिकली ये 1/√3 आ गया, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो पूरा जो एंगल सबटेंड कर रहा है बेसिकली ये टोटल एंगल हमारा 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बेसिकली। अब इसके अंदर जो चार्ज है, जो लेंथ, कितने लेंथ तक चार्ज होगा, बेसिकली L लेंथ तक का चार्ज होगा। तो आप गॉस लॉ यहाँ पे लगाओगे, तो मैं अप्लाइंग गॉस लॉ तो गॉस लॉ के द्वारा जो फ्लक्स आप निकाल सकते हो, फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन। सो कितना चार्ज हमने जो सिलेंडर एज्यूम किया है, कितने लेंथ का हमने सिलेंडर एज्यूम किया है, हमने इसका लेंथ L माना है, ठीक है। ये जो सिलेंडर का जो लेंथ है वो हमने L एज्यूम किया है, ये हमारा L है, ठीक है। बस इसका जो CD लेंथ है उसके बराबर का ही हमने सिलेंडर लिया था। तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इसके अंदर चार्ज होगा, देखोगे तो अब ध्यान से देखोगे, पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना फ्लक्स हो रहा होगा, मतलब फ्लक्स थ्रू फुल कर्व्ड सरफेस एरिया, ऑल कर्व्ड एरिया के द्वारा कितना फ्लक्स होगा, उसके अंदर जितना चार्ज है, चार्ज लेमडा इंटू L है और डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो ये तो पूरा कर्व सरफेस एरिया के द्वारा फ्लक्स, मतलब हर एक डायरेक्शन में फ्लक्स निकल रहा होगा, उसका बस ये पोर्शन हमारे काम का है। हमें क्योंकि फ्लक्स थ्रू इस सरफेस लेना है, ABCD सरफेस, तो बेसिकली ये जो BC पार्ट है ना, इस BC के थ्रू ही बेसिकली ये हमारा कर्व सरफेस है, इसके थ्रू ही हमें फ्लक्स लेना है। इसको मैं डायग्राम से ही बना देता हूँ। ये जो फ्लक्स होगी, ये जो लाइंस क्रॉस ओवर होगी, यही बेसिकली ये सारी फील्ड लाइंस ही BC सरफेस एरिया, ऐसे कुछ एरिया यहाँ बनेगा, इससे हमारा क्रॉस हो रहा है। ऐसे मैं सिलेंडर बना सकता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ L है। तो आप इस तरह से कुछ 3D आपको विजुलाइज करना होगा इस क्वेश्चन में बेसिकली, ओके। तो ये जो पूरा 360 डिग्री एंगल है, 360 डिग्री एंगल में जो टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है वो लेमडा L बाई एप्सिलॉन है। तो हमारा 60 डिग्री एंगल पे यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे। तो चूंकि 360 डिग्री एंगल में टोटल फ्लक्स लेमडा L बाई एप्सिलॉन है, तो 60 डिग्री एंगल में कितना होगा, 1/6 होगा, तो लेमडा L बाई 6 एप्सिलॉन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको 3 डायमेंशनली सोचना होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा टफ कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन 2। ऑलराइट, सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि एक सिलेंडर बना हुआ है, एक इन्फाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर, मतलब ये ऐसे बनाया नहीं है, तो आप इसको अज्यूम कर लो
ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग इधर भी है और नीचे भी है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है और ये सॉलिड सिलेंडर मतलब इसके अंदर आई थिंक यूनिफॉर्म चार्ज भी है, चार्ज भरा हुआ है। तो इट हैज़ स्फेरिकल कैविटी, हमने कैविटी प्रॉब्लम्स किया तो बेसिकली ये कैविटी पे क्वेश्चन है। तो इट इज़ हैविंग अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2, ठीक है, ऑन इट सेंटर, ठीक है, सेंटर पे हमने कैविटी बना दिया है इसके अंदर। और क्या लिखा है अच्छा अंदर, तो यहाँ थोड़ा मेंशन नहीं है, मगर बेसिकली आपको ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इसकी वैल्यू बेसिकली दी भी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 23 ρr/16 k एप्सिलॉन। तो आपको k की वैल्यू, ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, अब पता नहीं ये इंटीजर की क्या वैल्यू होगी, मगर इंटीजर आप मान के चलो, अब तो 0 से 99 तक आने लगा है एग्जाम्स में, तो ये इंटीजर टाइप इंटीजर आंसर इसका होगा। तो k की वैल्यू आपको निकालनी है, बेसिकली आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने जब कैविटी प्रॉब्लम्स किया था तो हमने देखा था कि कैविटी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। पूरे को आप पॉजिटिव और नेगेटिव को सुपर इम्पोज बेसिकली कर सकते हो। तो आप इसको एज्यूम कर लो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है जो सिलेंडर है, और इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, इसको आप ऐसे एज्यूम कर लो और दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस पॉइंट पे निकाल लो। और ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी, उसको मैं बोल देता हूँ E2, और पॉजिटिव चार्ज के द्वारा राइट डायरेक्शन में आएंगे, इसको मैं E1 बोल देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो E1 माइनस E2 होगा, ठीक है। अब इसके लिए E1 और E2 का वैल्यू निकालना है। E2 का वैल्यू काफ़ी आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, ड्यू टू नेगेटिव स्फीयर बेसिकली कितना हो जाएगा KQ/r², सिंपल फार्मूला। और E1 की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल सॉलिड सरफेस, तो उसके द्वारा आपको गॉस लॉ लगाना पड़ सकता है। तो गॉस लॉ आप ऐसे लगाओगे, मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक रेड लाइन में बनाता हूँ। एक आप यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल आपको लेना है, एक सिलेंडर लेना है, गॉसियन सिलेंडर, ठीक है। तो मैं इस गॉस लॉ की मदद से मैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं साइड में गॉस लॉ लगा रहा हूँ। तो E1 इंटू इसका मैं रेडियस ले लेता हूँ, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, इसकी रेडियस दी हुई है 2r, ठीक है, तो ये 2r है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ E1 इंटू सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2πRh, इसका लेंथ मैं L एज्यूम कर लेता हूँ, इस सिलेंडर का लेंथ L है, ठीक है। तो 2πr की वैल्यू 2r है इंटू L, एंड दैट इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज इनसाइड। चार्ज इनक्लोज इनसाइड आप ध्यान से देखोगे तो कितना चार्ज इसके अंदर होगा, इसके अंदर चार्ज होगा सरफेस बेसिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज़ रो, और उस छोटे वाले सिलेंडर, वो जो बड़ा वाला सिलेंडर जो एक छोटे वाले सिलेंडर को इंक्लोज कर रहा है उसके अंदर का चार्ज, बेसिकली मैं इसको सेट कर देता हूँ, ये जो रीजन है, ठीक है, इसके अंदर का चार्ज बेसिकली आपको लिखना है। तो इसका चार्ज क्या होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम आप क्या करोगे डेंसिटी, डेंसिटी को हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है, वॉल्यूम में एरिया लिख देता हूँ, तो πr² इसका एरिया हो जाएगा, और इनटू हाइट, हाइट हमारा L है, और डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे इसमें क्या कट जाएगा, L कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक R, यहाँ पे एक R से एक R कट गया, और एक पाई से एक पाई कट गया। तो E1 की वैल्यू क्या आ गई, E1 की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे ρr है एंड डिवाइड बाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे 4 है, तो बेसिकली ρr/4 एप्सिलॉन हमारा आ गया E1 की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E1 इक्वल्स टू ρr/4 एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब E2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो E2 की वैल्यू सिंपल होगा, E2 की वैल्यू विथ नेगेटिव साइन माइनस KQ/r², R की वैल्यू है, आप उसको सेंटर एज्यूम कर सकते हो, सेंटर चार्ज, तो 2r², ठीक है। अब यहाँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख देता हूँ विथ ए नेगेटिव साइन,
और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब उसके अंदर का वॉल्यूम बेसिकली क्या होगा, 4/3 पाई r/2 होल क्यूब, ठीक है। तो k³ r² और r² मतलब 4r², ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 4 पाई कैंसिल हो गया और यहाँ r² कैंसिल हो जाएगा यहाँ के, तो यहाँ r आ जाएगा और यहाँ 8 नीचे चला जाएगा, तो इंटू 8 मैं कर देता हूँ। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया -ρr डिवाइड बाई 8 4 जा 32, 32 इंटू 3 इज 96, so 96 एप्सिलॉन। आई थिंक मेरा कैलकुलेशन सही है। अब चलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैलकुलेट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ जाएगा ρr/4 एप्सिलॉन माइनस ρr/96 एप्सिलॉन, ठीक है। ρr/4 एप्सिलॉन आप कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1/18 4 जा 24 4 जा 96, सो आई थिंक 24 होगा। तो ये हमारा आ गया 23/24, सो 23 ρr/96 एप्सिलॉन। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, वैल्यू 23 ρr/16 k एप्सिलॉन। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16k इक्वल्स टू 96, तो k इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारा 6 आ गया, ठीक है। तो अब देख सकते हो किस तरह से हमने कैविटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। और मैंने देखा है कि जेईई एडवांस में कैविटी से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हैं। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर कम्प्लीटली 1 लेक्चर बनाया है कैविटी प्रॉब्लम्स पे, तो आप उसको जाके देख सकते हो, तो चीज़ें और क्लियरिटी हो जाएगी जो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जिस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो देखने में लग रहा है थोड़ा सा आसान है। ऑल राइट, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ देता हूँ। आप जब इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप साथ में एक नोटबुक ले लो और हर एक क्वेश्चन को आप खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखो, सो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 3 जेईई 2009 में पूछा गया था मेंस में। मैंने 2010 में जेईई दिया था। आई थिंक लास्ट लेक्चर्स जो जेईई मेंस का बनाया था मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे 2010 के, ठीक है। तो 2009 का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R हैज़ ए चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड in its volume such that with a volume charge density दी हुई है k into r power a, ठीक है। तो बेसिकली डेंसिटी वेरिएबल है। इस तरह के क्वेश्चन हमने जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, हमने देखा था। और r इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल्स टू r/2 इज 1/8 टाइम्स r इक्वल्स टू कैपिटल R। सो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, फिर उसको कंपेरिजन करना है। आपको ये 1/8 दिया हुआ है और इससे आपको a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका प्रोसेस, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब आइडिया ये है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सॉलिड स्फीयर बनाना होगा। तो मैं एक सॉलिड स्फीयर बना देता हूँ। क्विकली मैं बना देता हूँ। ऑल राइट, तो मैंने एक स्फीयर बना दिया, ओके। ऑल राइट, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सेंटर है इस स्फीयर का मान लो, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस r है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट P है जो कि r/2 पे है, और यहाँ पे मान लो एक पॉइंट Q है जो कि r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q निकालनी है, फिर दोनों को कंपेरिजन कर देना है
और उससे आपको ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो डेंसिटी दिया हुआ है, इसका डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है रो इक्वल्स टू के टाइम्स आर पावर ए, ठीक है। डेंसिटी एक तरह से वेरिएबल है, के आर स्क्वायर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकती है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बेसिकली गॉस लॉ आपको लगाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ ही हम लगाते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करो, आप एक गॉसियन सरफेस ले लो यहाँ पे पहले, ठीक है। और इस गॉसियन सरफेस पे आप क्या करोगे, गॉस लॉ लगाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस गॉसियन सरफेस पे होगी, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी लिख देता हूँ, ईपी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू r/2 है और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कर दिया, तो हमारा टोटल फ्लक्स आ गया, ठीक है, उस पॉइंट पे। एंड दैट इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज इनसाइड, इसके अंदर जो चार्ज होगा, बेसिकली इसके अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चार्ज को मैं Q1 लिखता हूँ, Q1 बाई एप्सिलॉन। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। क्लियर एवरीबडी, काफ़ी सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया इज द टोटल फ्लक्स एंड दैट इक्वल्स टू Q1 बाई एप्सिलॉन। अब इस Q1 को वैल्यू हम निकालेंगे, बाद में देखते हैं। तो पहले एक और गॉस लॉ हम लगा देते हैं, EQ। सो EQ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, हमारा हमने जो गॉसियन सरफेस ले लिया ये आउटर वाला, ठीक है, और दैट इक्वल्स टू Q2 बाई एप्सिलॉन। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। बेसिकली अब इस दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इंडिविजुअली सॉल्व करना है, क्योंकि Q1 आप निकाल सकते हो और Q2 आप निकाल सकते हो, फिर EP बेसिकली आ जाएगा, EQ आ जाएगा, फिर दोनों को कंपेरिजन कर दो और एक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो Q1 और Q2 कैसे निकाले, दैट इज द मेन टास्क हियर, ओके। Q1 Q2 को निकालना। Q1 हो गया चार्ज इनसाइड दिस वन, Q1 जो है वो इसके अंदर का चार्ज है, और Q2 है ये पूरा चार्ज है Q2, राइट। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे। अब डेंसिटी तो यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें K इंटू आर पावर ए दिया हुआ है, तो आपको x डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल शेल लेना होगा, जैसे कि हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस किया था। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस और एडवांस में, तो काफ़ी कॉमन है, मतलब इवन नीट में भी आते हैं। तो x डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल शेल लेना है आपको, उसकी थिकनेस dx लेना है और फिर आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये प्रोसेस है। तो बेसिकली एक और मैं बना देता हूँ, एक स्फीयर, एक पिंक कलर का मैं बना देता हूँ। एक मैंने पिंक कलर का अंदर एक स्फेरिकल शेल बना दिया, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, x है, और उसकी थिकनेस कितनी है, dx है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 की जो वैल्यू होगी वो डेंसिटी एट x इंटू वॉल्यूम Q dV, और डेंसिटी क्या है, K टाइम्स वैल्यू दी हुई है डेंसिटी, K टाइम्स आर पावर A। अब R की वैल्यू x है, तो x पावर A, ठीक है। और वॉल्यूम, उस शेल का वॉल्यूम क्या होगा, 4 पाई x स्क्वायर dx, ठीक है ना। आई थिंक करेक्ट, राइट। ओके, ठीक, मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, फाइन। अब इसको सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को अब कहाँ से कहाँ तक करना है, दोनों के लिए सेम इंटीग्रेशन आएगा। Q1 के लिए इंटीग्रेशन आएगा 0 टू r/2, और Q2 के लिए आएगा 0 टू r। बस यही है मिस्टेक, ये मतलब यही है डिफरेंस। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 4 पाई के हमारा बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ x पावर a प्लस 2 dx एंड 0 टू r/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 पाई के और x पावर a/2 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x पावर a प्लस 3 डिवाइड बाई a प्लस 3, और आपको लिमिट लगानी है 0 टू r/2, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 पाई के डिवाइड बाई a प्लस 3, और r की वैल्यू आप डाल दो, मतलब x की वैल्यू r/2 डालोगे
तो ये R/2 पावर कितना हो जाएगा A+3। तो ये हमारा Q1 आ गया। चलिए Q2 भी यहीं पे मैं साथ में ही लिख देता हूँ। Q3 भी आप निकालोगे, Q2 भी निकालोगे तो 4πk टाइम्स A+3 ही आएगा। और यहाँ पे R/2 के बदले बस आपको R लिखना है और A+3। तो ये Q1 और Q2 हमारा आ गया। ठीक है, तो अब क्या करें हम, अब EP और EQ को हम निकाल लेते हैं। तो EP की वैल्यू क्या हो गई, या फिर हम रेशियो भी निकाल सकते हैं EP/EQ। इस 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड थोड़ा सा लेंदी है ये, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो 1 को डिवाइड करोगे तो EP इंटू EP की वैल्यू क्या है 4πr²/4। तो यह है 4πr²/4 और EQ जो है वो 4πr² है बस, एंड दैट इक्वल्स टू Q1/Q2 आ जाएगा। ध्यान से यहाँ देखोगे 4π कैंसिल हो गया, R² कैंसिल हो गया, तो EP/EQ की वैल्यू आ गई, ये 4 है तो 4 टाइम्स Q1/Q2। अब चाहो तो यहाँ भी Q1 और Q2 को आप डिवाइड कर सकते हो। तो Q1 Q2 आप डिवाइड करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली दोनों पावर में है तो मैं इसको लिख देता हूँ, R कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 पावर, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1/2 पावर A+3 राइट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब EP/EQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, EP/EQ की वैल्यू है ये दिया हुआ है R/2 वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज 1/8 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। तो EP/EQ की वैल्यू बेसिकली 1/8 है, तो 1/8 को हम किसके बराबर करेंगे 4 इंटू 1/2 पावर A+3। तो इसको मैं 1/32 ले देता हूँ, 1/32 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 पावर A+3, और इसको 1/2 पावर मैं 5 बोल देता हूँ, और ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है। तो इस तरह से हमारा A+3 किसके बराबर आ गया 5 के बराबर, तो A इक्वल्स टू 2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो A इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, हमारा ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 था। तो A की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, तो रो इक्वल्स टू KR² हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन बट लिटिल बिट लेंथी। हमारा जो स्टेप है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व किए हैं, तो आप देख सकते हो कितने रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं, आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन है, तो चलिए मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हमारा पैसेज है, पैसेज 1, ये 2008 में पूछा गया था। तो चलिए पहले इसको मैं समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या है, तो एक इसमें न्यूक्लियर चार्ज दिया हुआ है Zd विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ न्यूक्लियस ऑफ रेडियस r, और चार्ज डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस। और बेसिकली चार्ज डेंसिटी, अच्छा इसका ग्राफ दिया हुआ है डेंसिटी वर्सेस r, तो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेंसिटी जो है वो d है जब r की वैल्यू लेस देन a है, और इसकी वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू कोई फंक्शन ऑफ r होगा, मतलब आप इस स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन लिख सकते हो व्हेन r इज ग्रेटर देन a। ठीक है, राइट। सो डेंसिटी दी हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो कहीं पे भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एट ए डिस्टेंस r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, जब आपका स्फीयर है, आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे, आप गॉस लॉ लगाओगे, और गॉस लॉ में क्या करोगे, E इंटू सरफेस एरिया इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन।
तो अब ध्यान से देखोगे E इंटू 4πr² करोगे एंड दैट इक्वल्स टू टोटल चार्ज विच इज JD बाई एप्सिलॉन। तो देख लोगे E तो A के टर्म्स में आ ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप डायरेक्टली कर सकते हो इसका आंसर, मतलब चाहो तो आप कैलकुलेट कर लो, लेकिन Q की वैल्यू, मगर Q की वैल्यू ZE ही होनी है क्योंकि टोटल चार्ज उसके अंदर तो ZE ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली हम इसको आंसर कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ A, मतलब ये बिल्कुल A के डिपेंडेंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो इसमें 2 और क्वेश्चन है इस पैसेज में, तो मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में आपको देता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पैकेज, तो इसको मैं देता हूँ, लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो ये हमारा है क्वेश्चन, हमारे इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ठीक है, तो उसी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है बेसिकली। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, यदि A की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब ये जो हमारा A की जो वैल्यू है यदि ये 0 हो जाए, मतलब जो ये पॉइंट है वो ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाए, तो बेसिकली ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसा ही बना देता हूँ, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं कुछ अलग कलर से ग्राफ बना देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी और हो जाएगी। तो कुछ ग्राफ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि A की वैल्यू 0 हो जाए तो D की मैक्सिमम वैल्यू, D की वैल्यू क्या होगी बेसिकली। ठीक है, तो D की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आप डेंसिटी का, आप इसकी इक्वेशन लिखोगे, डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ R। आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखोगे और इक्वेशन लिखने के बाद आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो तो आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr² एंड दैट इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स एंड विच इज JD बाई एप्सिलॉन, राइट, एंड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन। तो आपको इसके भी इक्वेट नहीं करना है, आपको बेसिकली इस Q को किसके बराबर कर देना है, JD के बराबर कर देना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो Q को आपको JD के बराबर करना है और Q को निकालने का इस समय तरीका होगा इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू dV। तो आपको x डिस्टेंस पे dx का एक, बेसिकली x डिस्टेंस पे आपको एक स्फेरिकल सेल लेना है जिसकी लेंथ dx होगी और उस सेल में जितना चार्ज होगा उसको यहाँ पे बेसिकली डेंसिटी इंटू दैट चार्ज आपको करना पड़ेगा, तो वो आपका dq आ जाएगा। बेसिकली ये नथिंग बट दिस इज dq, और फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू कैपिटल R, और फिर इस दोनों को आप इक्वेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारा अप्रोच था। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्विकली। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको कि आप इसको बोल दो ZE दैट इक्वल्स टू Q, और Q आपको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी का आपको बेसिकली इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी होगी। ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे ये R है और ये D है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, यहाँ पे एक पॉइंट है 0, D और यहाँ पे एक पॉइंट है R, 0। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c आप लिख सकते हो। तो y इक्वल्स टू m कितना है, माइनस डी बाई R, ठीक है, इंटू स्मॉल r प्लस c। अब चलो y की वैल्यू देख लेते हैं। y की वैल्यू जब 0 है तो उससे हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो माइनस डी बाई R, और R की वैल्यू कैपिटल R है, प्लस c। तो बेसिकली c की वैल्यू क्या आ गई, d आ गई। तो मेरी इक्वेशन आ गई रो इक्वल्स टू माइनस डी बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस स्मॉल d। ठीक है, तो ये हमारा डेंसिटी का फंक्शन आ गया। अब जो हमने जो शेल लिया था x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का, राइट, ये जो शेल लिया था ना हमने,
तो हम क्या करेंगे, हम Q की वैल्यू निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रो विच इज़ माइनस डी बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस डी इंटू 4 पाई r² डी आर। चलो मैं इसको x के बदले r ही लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा 0 टू r, और ये बराबर है जे डी बाई एप्सिलॉन के। तो इससे हमारी d की वैल्यू आ जाएगी। इसको बस आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है मतलब कैलकुलेशन वाइज। तो जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर ले लेता हूँ पहले, तो 4 पाई मैंने बाहर ले लिया, और फिर r² डी आर, सो माइनस डी बाई कैपिटल R इंटू r³ डी आर हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 टू r, और अनदर टर्म जो आएगा हमारा d इंटू r² डी आर आएगा, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है 0 टू कैपिटल R, एंड दैट इक्वल्स टू जेड ई बाई एप्सिलॉन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बाई एप्सिलॉन नहीं करना है, बस जेड ई करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 पाई इंटू माइनस डी बाई कैपिटल R इंटू r³ डी आर का हो जाएगा बेसिकली r4 पावर 4 r4 बाई 4 प्लस स्मॉल डी r³ बाई 3, ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू जेड ई। तो r³ से यहाँ r4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ r³ आ गया। तो आप ध्यान से देखोगे 4 पाई यहाँ पे स्मॉल डी r³ बाई 3 माइनस स्मॉल डी r³ बाई 4 इक्वल्स टू जेड ई, ठीक है। तो यहाँ 4 पाई स्मॉल डी r³ भी आप कॉमन ले सकते हो, तो 1/3 माइनस 1/4 इक्वल्स टू जेड ई। तो 4 पाई स्मॉल डी r³ एलसीएम इज 12 1, तो जेड ई। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हमें ये डी की वैल्यू ही निकालनी है, तो 12 टाइम्स जेड ई डिवाइड बाई 4 पाई r³। तो ये कैंसिल आ गया हमारा, 4 3 ज़ा 12, तो जो डी की वैल्यू आ गई वो 3 जेड ई बाई पाई r³। तो आई थिंक ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को क्विकली देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या था, ओके, तो आई थिंक हाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो उस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसका हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने कॉम्प्रिहेंशन एक सॉल्व कर लिया। तो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का लास्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियर डिपेंडेंट ऑन आर। जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो सॉलिड स्फीयर के द्वारा हमने जो कैलकुलेट किया था, फॉर्मूला किया था रो r बाई 3 एप्सिलॉन, ठीक है। तो वही इसने पूछा है। तो ये क्या इंप्लाइज कराता है, ये इंप्लाइज कराता है कि अंदर डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो a की वैल्यू क्या होगी, आपने ये जो ग्राफ देखा है, ग्राफ ऐसी है और a है यहाँ पे, तो ये a की वैल्यू यदि हो जाएगी बेसिकली r, ये जब यहाँ पहुँच जाएगा तो ये हमारा ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन में ये होता है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आप काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन होता है। तो बेसिकली टाइम उसी तरह से बांटा गया होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 क्वेश्चन नंबर को हमने कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं इंपोर्ट करता हूँ। अब देखो, आई थिंक ये भी कैविटी पे ही प्रॉब्लम है, कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम। एक्चुअली कैविटी पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए मैंने कैविटी पे एक पर्टिकुलर लेक्चर ही बनाया है। यदि आपने उसने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखो, दैट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कैविटी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। तो कैविटी पे मैंने एक पर्टिकुलर लेक्चर बना दिया है, मतलब एक पर्टिकुलर लेक्चर है, वीडियो मैंने बनाया है, और टनल प्रॉब्लम्स पे मैंने बनाया है, तो टनल पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड कर देता हूँ एक बार आपको। कंसीडर ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस कैपिटल R1, okay, center at origin, and in this distribution a spherical cavity is given, okay, at center P, ठीक है।
इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एट अ पोजीशन वेक्टर आर, तो एक पोजीशन वेक्टर आर पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रहा है, देन करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, आई थिंक इसका स्टेटमेंट्स हैं। ओके, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज MCQs, नॉट सिंगल करेक्ट, दिस इज मोर देन वन करेक्ट इज पॉसिबल। ठीक है, तो इसका रिमेनिंग पार्ट मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, इसके ऑप्शंस। तो इसके ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, चलो मैं ऑप्शंस को यहाँ पे डाल देता हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब वो कैविटी समझ में आ जाएगा, कैविटी है उसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ये 4 ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2, ओके, बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R वेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंडेंट आ रहा है वो आपको चेक करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, एक कोई जनरल पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ x, इस पॉइंट को हमने x बोल दिया, और ये हमारा R वेक्टर है। अब ये जो x पॉइंट है वो P से भी एक वेक्टर बना रहा होगा, तो मैं एक ग्रीन कलर से एक वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया Px। एक वेक्टर हमारा Px है, आपको दिख रहा होगा शायद, और ए वेक्टर हमारा O से R वेक्टर है, और ये हमारे पास ये वेक्टर भी गिवन है, ये क्या है, A वेक्टर आई थिंक। ठीक है, तो ये तीनों वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो x पॉइंट पे आती है, वो x पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जनरल पॉइंट है कैविटी के अंदर, वो आती है किसके किसके द्वारा। हमने कैविटी प्रॉब्लम्स को करना सीखा था करना, कि कैविटी को हम एक नेगेटिवली चार्ज एज्यूम करेंगे सॉलिड स्फीयर, और पॉजिटिव चार्ज बिगर स्फीयर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहाँ पे होगी उसको सुपर इम्पोज कर देंगे बेसिकली। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर और नेगेटिव चार्ज स्फीयर दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे लिखेंगे, और उस दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x। सो बेसिकली तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो x पे होगी वो किसके बराबर होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्जर स्फीयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर। ठीक है, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो पॉजिटिव स्फीयर होगा वो क्या होगा, वो मेरे पास फॉर्मूला है रो r बाई 3 एप्सिलॉन बेसिकली। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, रो इंटू r वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन। ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा, इस मतलब r वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, ये रेडियली इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया E पॉजिटिव। और E निगेटिव क्या होगा, E निगेटिव बेसिकली P के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बेसिकली इस डायरेक्शन में होगी। अब ध्यान से देखो, वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली ये वेक्टर लिख सकते हैं, और ये वेक्टर को मैं बोल देता हूँ इसको डेल्टा x वेक्टर। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, तो इसको मैं लिख दूंगा, इसको आपको ध्यान से समझना है, प्लस रो इंटू डेल्टा x वेक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन। ठीक है, अब चलिए इसको हम ऐड कर देते हैं। तो रो बाई 3 एप्सिलॉन कॉमन हो गया, और मेरे पास r वेक्टर प्लस डेल्टा x वेक्टर आ गया। ठीक है, अब r वेक्टर प्लस डेल्टा x वेक्टर आप ध्यान से देखोगे तो वेक्टर रिलेशन इसमें ये है, एक वेक्टर रिलेशन में लिखता हूँ कि ट्राइंगल रूल आप लगा दो, वेक्टर a प्लस डेल्टा x वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर, दैट मीन्स डेल्टा x वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर माइनस a वेक्टर। ठीक है, अब इस डेल्टा x वेक्टर को आप यहाँ डाल दो, तो बेसिकली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो कितनी आ गई, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो r पोजिशन वेक्टर पे हमें निकालना है, बेसिकली x पॉइंट पे जो निकालना है,
वो रो बाई 3 एप्सिलॉन इंटू आर वैक्टर प्लस आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर। आई थिंक मैंने सही किया है। मैं देख लेता हूँ एक बार। आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर, ओके। आई थिंक मेरे को कैलकुलेशन देखना पड़ेगा मैंने क्या किया है। तो एक्स पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस बिगर स्फीयर विच इज आर वेक्टर। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r1 सेंटर एट O। ठीक है, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल कैविटी R2, ओके, R2 centered at P which is at a distance OPA R1 minus R2, ठीक है। Electric field inside the cavity at a position R vector is ER, ओके फाइन। तो हमारा ये सही है सब कुछ। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एट X इसके द्वारा लिख दिया रो इंटू स्मॉल आर वैक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन, दैट्स टोटली फाइन। और उसके द्वारा ओके यहाँ पे मेरे को निगेटिव साइन लिखना था, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया। ये जो होगा ये निगेटिव होगा क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये इस डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो अब तो यहाँ पे हमारा जो था ये माइनस साइन है और डेल्टा एक्स की वैल्यू में, तो बेसिकली ये विथ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस साइन आ जाएगा। तो रो बाई 3 एप्सिलॉन आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो आपका क्या आ गया? ये आर वेक्टर तो कैंसिल हो गया, बेसिकली रो ए वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पॉइंट पे, ई एक्स पे, वो आर वेक्टर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो ए वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। और ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर सेंटर ऑफ द कैविटी, ठीक है। मतलब कैविटी आप कहाँ पे प्लेस करते हो उस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। अब ऑप्शंस हम पढ़ते हैं। तो ऑप्शंस को मैं देखता हूँ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर राइट, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 था, राइट। ओके, तो ऑप्शन 1 देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म तो आया है हमारा। और इस मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R वेक्टर। बिल्कुल गलत, R वेक्टर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन 1 गलत हो गया। डिपेंड्स ऑन R वेक्टर गलत हो गया। अब C और D, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ A बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही A वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन D इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई मीन बस कैविटी पे बेस्ड प्रॉब्लम है, वेक्टर को यहाँ पे डाल दिया है इन्होंने, ठीक है। तो आई थिंक कितना, ओके, क्विकली मेरे को फिनिश करना है। 3 और क्वेश्चन है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 8, तो मैं लिख देता हूँ क्विकली क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इंपोर्ट करता हूँ। अभी नहीं हुआ इंपोर्ट। तो ये Z1, ये भी हमारा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है शायद, सिंगल देखने में लग रहा है, ठीक है। कैन भी है, मतलब ये मल्टीपल है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं क्वेश्चन को पहले समझा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन बोला है 2 नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, जिसकी रेडियस r और 2r है, हैविंग यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो चलिए पहले इसको डायग्राम में बना देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। डायग्राम पहले बना देता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे छोटा सा स्फीयर है और दूसरा एक बड़ा स्फीयर है,
ठीक है, इसको मैं टच करा देता हूँ, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, एक्स एक्सिस है हमारा, और क्या दिया हुआ है, इसकी एक की रेडियस r है और एक की रेडियस 2r है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस तो ये है, और दोनों की डेंसिटी भी है, इसकी डेंसिटी है ρ2 और इसकी डेंसिटी ρ1 है, और दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। तो मैं इसको चार्ज दे देता हूँ। ऑल राइट, तो ये हमारा स्फीयर 1 है और ये हमारा स्फीयर 2 है। चलिए सेकेंड सेंटेंस पढ़ते हैं। सेकेंड सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्मॉलर स्फीयर। ओके, तो उसके लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। तो उसमें क्या पूछा है कि along the line joining the center of the sphere is 0। अच्छा, तो सपोज यहाँ पे होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पॉसिबल है या नहीं? यहाँ पे दोनों के द्वारा ऐसे हुआ, तो यहाँ पे तो पॉसिबल है ही नहीं, मतलब 2r इधर आप ले ही नहीं सकते हो। तो मतलब 2r आपको किधर लेना होगा, आपको 2r इधर लेना होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कैसे 0 है? बड़े वाले के द्वारा लेफ्ट साइड एंड छोटे वाले के द्वारा राइट साइड। तो E1 और E2 में लिख देता हूँ। तो इसके लिए आपको E1 इक्वल्स टू E2 करना है, काफ़ी सिंपल है, राइट। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बिगर स्फीयर, और E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इनर, आई मीन स्मॉलर स्फीयर। तो दोनों को बस आपको इक्वेट करना है और आपको आंसर आ जाएगा, डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 की वैल्यू होगी ρ2 इंटू r/3 ε। ठीक है, ये हमारा E1 की वैल्यू। और E2 की वैल्यू होगी, E2 की वैल्यू होगी वो, चूंकि वो पॉइंट आउटसाइड है छोटे वाले स्फीयर का, तो हम 1/4πε यूज़ करेंगे, kq/r²। और q क्या होगा हमारा? ρ1 इंटू 4/3πr1 और डिवाइड बाई kq/r²। सो r हमारा 2r होल स्क्वायर, तो 2r होल स्क्वायर 4r² हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को आपको सॉल्व कर देना है और आपको आंसर आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ρ1 और ρ आपको दिख रहा होगा। तो r1 एक्चुअली इसको मैं r ही लिख देता हूँ, r ही है। तो ये r, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, r², यहाँ r², ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और एक r यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए अब ये सिंप्लीफाइड आ गया, ρ2/ε भी कैंसिल हो गया, ρ2/3 इक्वल्स टू ρ1 पाई भी कैंसिल हो गया ना, ρ1/12, राइट। सही, मैंने यदि कैलकुलेशन सही किया है तो ρ1/ρ2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाएगी। तो मेरा तो 4 आंसर आ रहा है, तो देखता हूँ आंसर 4 है या नहीं। हाँ, 4 तो है आंसर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये JEE एडवांस 2013 में पूछा गया था, देख सकते हो ये कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। तो ये 2013 का क्वेश्चन है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश करते हैं जल्दी ही। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 को मैं इंपोर्ट करता हूँ। ये तो और बड़ा देखने में लग रहा है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 मैंने इंपोर्ट कर लिया है। चलिए 9 को समझते हैं क्विकली, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो अ क्यूबिकल रीजन ऑफ साइड ए हैज़ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, एक क्यूब बना हुआ है, बेसिकली XYZ एक्सिस आपको दिखाया हुआ है, और वहाँ पे हमने 3 चार्जेस प्लेस कर दिया है, -q जो कि आई थिंक Y एक्सिस पे है, और
जो सेंटर पे है वो चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज 3Q, और एक चार्ज हमारा, अच्छा वाई एक्सिस पे ही दो चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है और एक सेंटर पे चार्ज है, ठीक है। और क्यूब की साइड ए है। तो आपको क्या पूछा है, आई थिंक, अच्छा ये मल्टीपल चॉइस है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MCQ मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन 1, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इक्वल्स टू a/2। तो x इक्वल्स टू a/2 किधर कौन सा प्लेन होगा, बेसिकली एक प्लेन जो इस तरह से कुछ यहाँ इस तरह से ऐसे क्रॉस करेगा, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है। तो आपके सामने जो है वो x एक्सिस है और इस डायरेक्शन में हमारा y एक्सिस है और ऊपर z एक्सिस है। आप देख रहे हो मेरे ऊपर ये z एक्सिस हूँ मैं, मेरी जो आर्म है ये y एक्सिस है और आपके तरफ जो आ रहा है एक्सिस वो x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। अब ऐसे आपको समझना है। तो जो फ्लक्स है वो x इक्वल्स टू a/2, मैंने पहले प्लेन लिया, पहले प्लेन को समझा देता हूँ। आपके पास प्लेन सपोज, ठीक है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। x इक्वल्स टू a/2 पे जो प्लेन है, मतलब आपकी तरफ जो एक्सिस आ रही है, यहाँ पे मैंने एक प्लेन ले लिया, ठीक है। और चार्ज मैंने कहाँ पे प्लेस किया, मैं मेरे सेंटर पे चार्ज है 3Q, लेफ्ट साइड में -Q और यहाँ भी -Q। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन प्लेस किया। तो बेसिकली इस तीनों चार्ज के द्वारा जो नेट चार्ज होगा क्या होगा, 3Q एंड -Q, सो बेसिकली Q। और फिर इस सारे चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, इस प्लेन से क्रॉस कर रही होगी, तो वो इक्वल है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू x इक्वल्स टू -a/2। तो मैंने एक प्लेन यहाँ पे रख लिया x इक्वल्स टू a/2 पे आपके तरफ, और एक मेरे पीछे x इक्वल्स टू -a/2 पे। तो देख लो ये दोनों सिमेट्रिक सिचुएशन है। तो इसके दोनों के द्वारा जो फ्लक्स क्रॉस होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू प्लेन y इक्वल्स टू a/2। अब हमारा y है यहाँ पे a/2, अच्छा, और चार्जेस हमारा a/4 पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक मैंने प्लेन रख दिया, यहाँ पे प्लेन रख दिया, और फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू -a/2 मैंने यहाँ पे प्लेन रख दिया। और इसके द्वारा मेरे को पूछा है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द प्लेन y इक्वल्स टू a/2। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेन रख दिया और चार्ज यहाँ पे है, 3Q यहाँ पे है, इज मोर देन, ओके मोर बोल रहा है, मोर तो होगा नहीं, बराबर ही होगा, ये भी सिमेट्रिक सिचुएशन है, तो बी हमारा होगा नहीं आंसर। सी है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द इंटायर रीजन। इंटायर रीजन बेसिकली क्यूब के थ्रू जितना भी फ्लक्स होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन। तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जो ऑप्शन सी हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल चार्ज 3Q -Q बाई एप्सिलॉन। तो ये Q बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ऑप्शन डी हमारा द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू z इक्वल्स टू a/2। अब z मैंने क्या बताया था, ऊपर मेरा एक्सिस, यहाँ पे मैंने चार्ज है, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है माइनस, यहाँ पे जो यहाँ जो एक प्लेन पास कर रहा है a/2 और z इक्वल्स टू a/2 और x इक्वल्स टू a/2 सामने। अब ये भी बिल्कुल सेम है, ये प्लेन से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा होगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भी, क्योंकि ये सिमेट्रिक सिचुएशन है यहाँ भी। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 तो काफ़ी सिंपल था, बस थोड़ा सा आपको 3 डायमेंशन में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना है यहाँ पे, तो ये इसकी बस खासियत है। और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो क्वेश्चन लोग देख के ही छोड़ देते हैं जनरली, क्योंकि समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जेई चाहता है आपको डराना, स्पेशली एडवांस में क्वेश्चंस थोड़ा भयावह रूप से वो दिखाता है, जिससे मैक्सिमम 50% लोग तो ऐसे ही डर के ही छोड़ दे, बाकी 50% लोग ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में डेफिनेटली आपको ट्राई इसको नहीं करना है। जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो सेकंड अटैम्प्ट में, तब इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्विकली एवरीबडी। काफ़ी लेट हो गया है, मैं भी लेट हो गया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इंपोर्ट करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, होप सो दिस विल बी इजी। ये 2007 में ये पूछा गया था, 2007 ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ।
क्वेश्चन क्या है हमारा, स्फेरिकल पोर्शन हैज़ बिन रिमूव्ड। अच्छा, ये भी कैविटी पे प्रॉब्लम है। एक हमने कैविटी मतलब एक रिमूव कर दिया, बेसिकली कैविटी हमने बना दिया, और द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टी स्पेस इज, तो हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें कि हमने देखा था कि यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड करता है वो किस वेक्टर पे डिपेंड करता है, इस वेक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब सेंटर वाले वेक्टर पे। सेंटर से ये जो P पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है ना, ये A वेक्टर पे डिपेंड करता है, ये R वेक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, या फिर इस वेक्टर पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इनसाइड एम्प्टी स्पेस इज जीरो एवरीवेयर, दैट इज रॉन्ग। नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जीरो एट सेंटर, सेंटर पे जीरो नहीं होगा क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस A वेक्टर पे डिपेंड करती है। वो कितनी आई थी, रो टाइम्स, मैं इसको लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो आई थी हमारी रो टाइम्स A वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी भी नहीं होगा करेक्ट, तो हमारा बी और सी बचता है। नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं होगा क्योंकि हमारा ये यूनिफॉर्म है, तो ऑप्शन बी ही सिर्फ बचता है। नॉन जीरो यूनिफॉर्म, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमारा ये सीरीज़ कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये 23rd लेक्चर था, और इसमें हमने देखा जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में जेई मेंस का भी देखा था, फिर नीट का भी हमने देखा था। अब नेक्स्ट लेक्चर में 2 और लेक्चर में बनाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के लिए, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की बात करेंगे, उसको और हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब आगे के 2 लेक्चर में मैं एस सी वर्मा की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, जो कि काफ़ी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा, और फिर एरोडो के कुछ क्वेश्चंस लूँगा, और फिर हम फिनिश करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।